मेरे भाग्य से बचे खुचे श्रोताओं, मंदिर की घंटियों के संग आरती के स्वर, मंदिर के घंटियों के संग आरती के स्वर गूंजती ऋचाएं अविराम लेके आया हूँ। काशी का निवासी अनिल मेरा नाम, मैया यमुना को गंगा का प्रणाम लेके आया हूँ। थोड़ी देर मुझे भी सुन लीजिएगा। कवि मैं बहुत बड़ा हूँ और बहुत बढ़िया कवि हूँ। ये हंसने का विषय नहीं है, ये युग की मांग है। मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, अपनी प्रशंसा खुद करो। इसलिए मैं बड़ा कवि हूँ और बहुत बड़ा कवि हूँ। 2-4 मिनट सुन लीजिएगा। मैं घर से चला था तो बहुत अच्छा था, मंच तक भी आया तो बहुत अच्छा था। बैठे बैठे तबीयत ऐसी हो गई कि 10 डोलो खानी पड़ेंगे। आगे जो लोग बैठे हैं 10 ठो डोलो, मतलब 2 से तो ये ठीक हो गए, लेकिन हमारी बीमारी थोड़ी लंबी है तो उनको 10 खाने पड़े। आगे जो लोग बैठे हैं बस मुझे इन्हीं 5-6 लोगों से मतलब है। पीछे मुझे दिखाई नहीं देता और आगे लोग। अब कवि सम्मेलन समापन पे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, मैं बीच में हूँ। 2-4-5 मिनट मैं सुनाऊंगा। बस उतने देर के लिए आप कविता न समझ में आए तो भी हंसिए, समझ में आए तो भी हंसिए। इससे जो बाद के कवि होते हैं उनका मनोबल ऊंचा रहता है। वो समझते हैं कि हम भी जम गए और वो काम उनका निकल गया। वरना जिस कवि सम्मेलन, जिस आयोजन को ध्वस्त करना हो, शहर के 30-40 मनहूस चेहरे लाके सबसे आगे बैठा दीजिए। बहुत अच्छा। और खूब बड़े कवि को बुलाइए आके, हाँ बेटा चलो तुम सुनाओ। तो जब लोग तरोताज़ा होते हैं, शुरू आते हैं एकदम, कवि सम्मेलन है, कवि सुनना है, जिला प्रशासन का आयोजन है, देशभक्ति का ज्वार है, खूब आनंद से सुनते हैं। अब 4 घंटा बीत जाने के बाद जिस कवि का नंबर आता है, थक तो जाते हैं। उनकी हत्या करनी हो तो वो मनहूस चेहरे बहुत काम आते हैं। और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, किसी कानून में ऐसा लिखा नहीं है कि कवि माइक पे मर जाए तो सुनने वाले पे कोई धारा लगेगी, और हास्य कवि हो तो उन मनहूस चेहरों को देख के मर ही जाएगा, उसको मरना ही पड़। हमारे साथ हुआ दीदी, हमारे साथ हुआ। मैं थोड़ा सा आपको जागृत कर लूं फिर सुनाता हूं। हम क्या है, हम इतने ज़्यादा देशभक्त हैं कि हमने मोदी जी का चयन किया, देश सुरक्षित हाथों में दे दिया और तब से निश्चिंत है। हाँ सर, हमको कोई चिंता है नहीं, क्योंकि हमने जिनको चुना है वो सबको मतलब धोते रहेंगे। हमारे कोई सीमा से लेकर कहीं तक कोई चिंता नहीं। हमारे साथ हुआ, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा हम लोग गए लंदन। तो बड़े बड़े कवि, हम अभी नए थे, शुरुआत हमको करनी थी। लोगों ने क्या किया, 40 अंग्रेज लाके आगे बैठा दिए। कहे पंडित जी जम के दिखाइए, आइए सुनाइए। हमको अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा, उनको हिंदी ना आए, हम कुछ भी सुना रहे हैं, मुंह लटका कर बैठे। अच्छा, नीचे संचालक जमो दिखाओ। अब यहाँ से जो काम करे वो कवि। 40 अंग्रेज, हिंदी का कवि, कुछ भी सुनाइए, बैठे। हमने नॉन स्टॉप 45 मिनट संस्कृत की कविताएं सुनाई। वो 40 बेहोश,
दूतावास ने कहा पंडित जी आपने ये क्या किया, आपकी रचनाएं सुन के 40 बेहोश हो गए। हमने कहा ये जालियांवाले बाग का बदला है। ऐसे दुनिया रहता है। इस तरह से। जा रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं आप बैठिए, तो ऐसा नहीं होता। देखिए मुझे सुनना बहुत सौभाग्य का काम है। हम जल्दी प्राप्त होते नहीं हैं, कहीं टीवी ओवी पे नहीं आते। हमको सुनना होता है तो साक्षात सुनना पड़ता है। बीच में आप उठ के जाएंगे अच्छी बात नहीं होगी। अभी हमारे बाद बहुत बड़े कवि आने वाले हैं, इनका फोटो ले जाके आप भी अपने बेडरूम में लगाइएगा। तो रक्त की संचार जो है, जब भी आपका बीपी लो होगा तो आप इनको देखेंगे तो धमनियाँ इंद्रियां काम करना शुरू कर देती हैं। तो आप अभी ऐसे उठ के मत जाइए, सुनिए। मैं एक दो रचनाएं आपको सुनाता हूँ। और वैसा इस तरह की बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ और करता हूँ नहीं। ये हेमंत पांडे जी बैठे हैं, तमाम लोग, लेकिन आप थोड़ी सी जागृत हो जाइएगा तो हमारी कविता भी कविता आ जाएगी। वरना हम आदमी कम हैं, कवि ज़्यादा हैं। हाँ, आदमी कम है, कवि ज़्यादा हैं, इसलिए हमको सुनने के लिए थोड़ा सा आपको जागृत होना पड़ेगा। सर आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि हम पढ़ ले जाए, वरना कब हमारे ऊपर भूत सवार हो जाए ये हम खुद नहीं जानते हैं। इसलिए हमको हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गरियाएं। कोई भी समा दरवाजे से गुजरे तो उसको गरियाना शुरू कर दे। लोग समझते थे कि पंडित जी है, बुजुर्ग आदमी, आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो कुछ बोलते नहीं थे। और बाबूजी बहस बहस के और गरियाए। मृत्यु करीब आई तो हमको पास बुला के बोले, बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब बताइए, जिसके बाप ने पूरे जीवन पूरे गांव के लोगों को गाली दी, अब ऐसा वो क्या करे कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। पिताजी मर गए। उनके मरने के बाद हम दो भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पे बैठते हैं। जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे। हमारे अपने घर की इतनी समस्या है। भैया थोड़ा सा आप भी हंस दीजिए, हमको डर लग रहा है। थोड़ा सा हंस दीजिए। हाँ नहीं नहीं, वो हम जान रहे हैं थक गए हैं ताली वाली बजाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। वो होता है, थोड़ा थोड़ा हंस भी देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे आपको लगे कि मतलब कुछ इस तरह की बात है। हम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और वास्तव में बहुत पढ़े लिखे, कभी तो हम बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। और भारत वो देश है जहां दीवारों पे लिख के बताया जाता है, दीवारों पे लिखना मना है। हम पहले लिखते हैं तब बताते हैं। हम इतने देश की यात्रा की, ऐसे कहे वैसे किए। और किसी को वो युग अलग था कि हाड़ा रानी ने अपना सर काटा और पति को भेज दिया। आज हमारे देश की नारी मतलब उनसे कम नहीं है। आज इलजी खिलजी टाइप का कोई आ जाए तो ले जाएंगे उधर मेघालय घुमाने के लिए और ढकेल देगी वहीं से दांत चियार के मर जाएंगे। कोई बलिदान की जरूरत। बहुत अच्छे। हाँ वही ले जा करके उनका कोई कम नहीं है। देखिए कभी भी ना भूत में कभी इतिहास में कोई नारी कमजोर रही है और ना आज है। वो मीडिया वगैरह कुछ इस तरह का है, कभी कभी कोई एक आध आ जाता है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान उस पर दीजिए जो वीरता है। हमारी तो मतलब हमारे कुल की ही इतनी समस्याएं हैं कि दूसरी जगह ध्यान जा ही नहीं पाता। आदरणीय सौरभ सुमन जी सुनिए, कभी भी चाहे अपनी नारी हो चाहे पर नारी हो,
किसी नारी का कभी अपमान मत कीजिए। जब भी जो कहे चुपचाप सुन लीजिए। नारी कहे भी कि उस नारी का सहयोग कर देना है तो मत कीजिए, अपनी नारी का सहयोग कीजिए। हमारे पड़ोसन का गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया तो हमने कह दिया कि अपनी श्रीमती जी से कि सोच रहे हैं कि अपना सिलेंडर उसको दे दें, उसका ख़त्म हो गया, उनका भर आएगा तो अपने यहाँ आ जाएगा। कहीं चुप रहिए। उत्तर प्रदेश के निवासी, आप ज़्यादा बांटने बटने की कोशिश मत कीजिए, बटोगे तो कटोगे। भैया भैया आदरणीय सर, क्या है? अरे हम बतिया लेंगे ना, 1 मिनट रुक जाइए, हम भी आदमी ही हैं। सुनिए सुनिए सर, मैं आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहा हूँ, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। ये जितने बड़े बड़े कवि हैं ये आपके किसी काम नहीं आएंगे, लेकिन जब भी कभी आप काशी घाट किनारे आएंगे तो हम ही आपके काम आएंगे। 2-4 मिनट कविता सुन लीजिए। नहीं, कविता तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं सर। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, हम ये बहुत इधर उधर की बात करते नहीं, सुनाते भी नहीं। कविता हमने बहुत अच्छी लिखी है, बहुत सारी लिखी है, ऐसी ऐसी लिखी है कि मैं खुद नहीं जानता हूँ कि कैसी हर तरह का, मतलब साहित्य का तो मैं बहुत मूर्धन्य विद्वान खुद हूँ। ये लोग नहीं कहेंगे, ये लोग नहीं जानते हैं जितने छंदों का मैंने प्रयोग किया है। वर्तमान में मेरे उम्र में कोई उतना बड़ा हास्य का कवि है नहीं, मैं खुद हूँ। दुनिया मानती है, बाकी लोग कोशिश करते हैं मानने की। ना माने मत माने, मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मैंने खूब लिखा है, बढ़िया से लिखा, हर दृष्टि से हास्य लिखा। एक हास्य सुनाते हैं आपको, सुनिए। खाली बोल रहा है बकर बकर, सुना नहीं रहा है। हास्य नहीं सुनिए, वहां तक पहुंच रहे। छंद सुनिए कि आशिकों ने जिस चांद के खातिर, आशिकों ने जिस चांद के खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है वही चांद तो उबड़ खाबड़, देखिए फोटो भी सेंड किया है। कि चांद सी है महबूबा मेरी, जिसे शायरों ने खूब ट्रेंड किया है। भारत ने उसी चांद के ऊपर विक्रम रोवर लैंड किया है। जितने लोगों ने कहा कि हमारी प्रेमिका चांद की जैसी है, आज तक मुझे कोई नहीं मिला जिसने कहा हमारी प्रेमिका का मुंह जो है चांद के जैसा है। एक विक्रम रोवर गया, चांद की प्रेमिका का मुंह बदल गया। एक चंद और सुनाते हैं आपको, आप इसी तरह से सुनिए। आप थोड़ा देर सुन लीजिएगा तो आपको और बहुत आनंद। मैं कह रहा था ना कि कभी पत्नी का अपमान मत कीजिए, किसी की भी पत्नी हो, अपनी का तो करबे मत कीजिए। जिस दिन ज्ञान देना शुरू करेंगे, सर कोई कितना हो, बड़ा कवि हो, अधिकारी हो, पत्नी से बड़ा नहीं होता। पत्नी जो है वो सर्वगुण संपन्न और सबसे ज्ञानवान होती है। हमारे यहाँ कोरोना काल जब आया, हम बहुत कोशिश किए, हम तो सोचते थे कि मतलब बच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा घर जहाँ है वहीं से वहाँ शमशान है, वहाँ जो है मुर्दे जलाए जाते हैं। ये कई बार ये लोग हमको बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में बुलाए, हम बुला दें तो ये मारने पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा घर जो है वो शमशान घाट के किनारे है। हम कभी कहते हैं आदरणीय विनीत चौहान जी कभी सेवा का मौका दीजिए, आप आइए हमारे यहाँ, तो लोग बुरा मान जाते हैं, तो हम नहीं बुला पा। अच्छा, रोज देखे 100 जल रहा, डर गए, लगता ही नहीं था कि कवि सम्मेलन करेंगे, जीवित रहेंगे, बचेंगे, इतने लोगों को कविता सुनाने को मिलेगी, ये तो कल्पना से परे बात थी। अच्छा, साधारण आदमी घर में वही आलू सोयाबीन खाते खाते कभी हमेशा दूसरे का खाता है। आज ही जितना बढ़िया जिला प्रशासन ने दिव्य होटल की व्यवस्था की, तरह तरह के व्यंजन, कई लोग तो काजू किशमिश आज पहली बार देखे हैं मंच पे। ये जिला प्रशासन का योगदान है कि सब दिखाई दे दिया, वरना हम लोग का अपने घर नहीं देख पाते। साधारण आदमी तरह तरह के चेहरे और मुखाकृति देखना है,
एक ही पत्नी का मुंह देखते देखते कोरोना काल में हम भी थक गए थे, आप भी थक गए थे। चाहे जो जहाँ था वो परेशान था सर। हाँ तो आप तो सर बड़े अधिकारी हैं, तो बाहर आपको सौभाग्य प्राप्त होते होंगे, लेकिन हम ऐसा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैं हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर, मैं ऐसा कुछ भी ना बोलूँगा जिससे मतलब कहीं से कोई हो। मैं कह रहा हूँ बड़े लोग तो बड़े होते हैं, जिस शहर में जाएं उस शहर में दर्शन कर ले। हमारे जैसे लोग को बस एक ही जगह आश्रित रहना पड़ता है, वही मुँह दे। एक दिन गलती से मुँह से निकल गया, अब वो क्वारंटीन हो गया था और बांस से बांध दिया गया था घर। एक दिन गलती से मुँह से निकल गया, कैसी सब्जी बनाई हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। पत्नी ने तुरंत क्वारंटीन सेंटर फोन लगाया, हेलो पंडित जी का स्वाद चला गया है। आप अच्छा वो आ गए, तुरंत आ भी गए। जो कभी जल्दी समय से नहीं आते वो उस समय आ गए। हम कह रहे कि नहीं भाई ये सब्जी ठीक नहीं है। वो कह नहीं गलत थोड़े बोलेंगी, वो गलत थोड़े बोलेंगी। पकड़ के जबरदस्ती ले गए। इस देश में दो लोग सबसे बड़े चरित्रवान हैं, एक हम और एक मोदी जी। हम दोनों व्यक्ति ने अपनी पत्नी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखा, आज तक कभी नहीं देखा। और सर जहां क्वारंटीन सेंटर में गए वहां एक खूबसूरत नर्स आके कह रही है, पंडित जी कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? आप हंस रहे हैं साहब, क्या दशा हुई होगी। जो व्यक्ति कभी सम्मेलनों के चक्कर में ठीक से अपने बाल बच्चों के संपर्क में नहीं आ पाया, उससे कोई महिला सार्वजनिक स्थान पे पूछ रही है आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं। तालियां घनघोर बजाइएगा हमारा। अरे ऐसा नहीं, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हमारा मुंह बेवकूफ की तरह से है, हम हैं नहीं। हमारी बात सुनिए तब तक, चेहरे पे मत जाइए। पैदा हुए थे तो हम भी बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है, कहीं लाल कहीं पीला कहीं काला, वरना वो एयरपोर्ट वाले घुसने नहीं देते, तो मुंह वैसा बनाना पड़ता है। ऐसा है नहीं, पूरी बात सुनिए। आनंद आए तो ताली बजाइए और नहीं तो जबरदस्ती नहीं बजाने की जरूरत है। उसने कहा कितने लोगों के संपर्क में आए? हमने कहा संपर्क में आए, साली के संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए हैं, पत्नी के संपर्क में आए हैं, सास के संपर्क में आए हैं, ससुर के संपर्क में आए हैं। एक ही क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों तक पूरे ससुराल को क्वारंटीन कराने वाले कवि का नाम है अनिल चौबे। तालियां थोड़ी जोर से बजाइए। बहुत अच्छे। अच्छा, आनंद का विषय तो तब है दीदी जब पूरा खानदान एक ही जगह क्वारंटीन हो गया, तब धीरे से कर रही हैं, हे जी हम ही सब्जी में नमक डालना भूल गए थे। हमारे यहाँ जो है कि किसी ने नौकरी नहीं की और कोई बेवकूफ पैदा नहीं हुआ और कोई भूखो नहीं मरा, जितने मरे सब खाके मरे। ये हमारा वरदान है। जब 80 बरस के हो गए दादा तो यमराज का मिस कॉल आया कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, चलिए। तो हमने कहा दादा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग मृत्यु करीब है, अपनी अंतिम इच्छा बताता है। आप सुनिए कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, ऐसे नहीं होता है कि इतना बड़ा कभी खड़ा हो और आप
सर स्वागत है सर। आइए सर सुनिएगा, मेरा नाम अनिल चौबे है। मैंने हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्य में पीएचडी की है। मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। 12 बार केवल दुबई गया हूँ। एक ही मंच पे 12 बार चुंडी चंदन लगा के जाने का विश्व रिकॉर्ड मेरे नाम है और लगभग 22 देशों की यात्रा हमने की है। छोटे मोटे चैनलों पे मैं नहीं आता हूँ। कविता सुनिए कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोल। हम अपनी प्रशंसा बीच बीच में करते रहेंगे क्योंकि दूसरे तो करेंगे नहीं, इसलिए हम खुद करेंगे। आपको सुनना पड़ेगा, मजबूरी है सबकी, सुने तो हमारी भी सुनिए कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूँ मैं कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूँ। डीएम साहब, एक मृत्यु से हास्य सुनाता हूँ। बात मृत्यु की करेंगे, आपको हंसी आएगी। हालांकि मृत्यु के बाद पे हंसी नहीं आती, लेकिन हम बात करेंगे मरने की और आपको हंसी आएगी। आप जो मोबाइल लेके, ऐसा नहीं है, इतना खूबसूरत भी नहीं हूँ कि आप खींच रहे हैं किसी को दिखाने के लिए। और गलती से आपने यदि इस फोटो को कहीं दूसरे जगह भेजा तो वो हमसे प्रभावित हो जाएंगी, फिर फेसबुक पे उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा, आप खाली हाथ हो जाएंगे। तो आप ऐसा न करें, हमारी कविता के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप जहाँ लगे हैं वहीं लगे रहिए, यहाँ हंसते रहिए, ताली बजाते रहिए। हम बड़े कवि हैं, डिस्टर्ब न कीजिए, थोड़ी सी ताली बजा दीजिए, थोड़े से पे हमारा काम चल रहा है। तो सर गांव में टेलीविज़न खरीदा गया, बाबूजी टीवी देखने बैठे। आप प्रयोग देखिएगा, आनंद लीजिएगा। आप मतलब प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं सुना रहा हूँ, सुनिए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। सर हमारा शब्द देखिएगा, प्रयोग देखिएगा, आपको बहुत आनंद आए। बैठने और पसरने में अंतर है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो जैसे ये सब बैठे हैं और जैसे हमारे सांसद महोदय हैं तो जैसे बैठे, ये फैल के बैठना होता है। मतलब नहीं, आप इसको गलत समझ रहे हैं। घर का जो मालिक होता है, जो मुखिया होता है, जो मालिकाने हक से बैठता है, उसको पसर के बैठना बोलते हैं। आप शब्द का अनर्थ न लगाइए, अर्थ से आनंद लीजिए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। ईटीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। सर ये 3 वायरल कवियों को देखिए। हम कह रहे हैं माइक से गुजर गए बाबूजी, ये तीनों इधर से कह रहे हैं वाह वाह बहुत बड़े बात। ये कितने मतलब हम लोग का कवि सम्मेलनीय प्रेम कितना बड़ा है कि हम माइक से कह रहे हैं बाबूजी गुजर गए, इधर से कह रहे हैं वाह वाह बहुत अच्छे क्योंकि बाबूजी गुजर गए। ये बहुत अच्छे। एक छंद और सुनाता हूँ, आप बहुत आनंददायक बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। हम जब पहली बार दुबई गए तो एक शेख साहब ने कहा पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है, तो कहे तुमको कैसे पता है। अच्छा न सुनाए तो पूरा काव्य तो धर्म आड़े आ जाता है। हमने बीच का रास्ता अपनाया। आप आनंद लीजिएगा और आपको भी मतलब एक ज्ञान तो देना नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञान की बात है बता दे रहे हैं। जिंदगी में
चाहे कितना भी विषम परिस्थिति हो, सकारात्मकता का त्याग मत कीजिए। हमेशा सकारात्मक रहिए। जीवन आनंद ही आनंद है। ईश्वर का एक नाम सच्चिदानंद है। जिसके चित्त में सत्य है वही आनंद है। और कविता का मुख्य प्रयोजन भी है ब्रह्मानंद सहोदर की प्राप्ति कराना। चाहे जिस रस से आपको आनंद की प्राप्ति हो जाए, वही कविता का मुख्य उद्देश्य है और वही सबसे बड़ा है। तो कोई भी परिस्थिति आए, आनंद का त्याग मत कीजिए। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। वहां भी सुंदरता है। जब भी दृष्टि बदलती है, व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारे आपके लिए जहाँ गंदगी है, वहाँ सुअर के लिए आनंद है, इसीलिए वहाँ वो लेटा हुआ है। कभी भी सकारात्मकता का त्याग मत कीजिए। हमको अमेरिका जाने का वीज़ा नहीं मिला, तो जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आती थी, हमको अंग्रेजी ना आए। उसने कहा डॉक्टर चौबे नहीं, डॉक्टर चौबी, योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम अप्लाई। अब हम गांव के आदमी, हमको लगा हो सकता है अमेरिका का वीज़ा ऐसे ही मिलता होगा, तो उसने पासपोर्ट में एक सफ़ेद कागज़ फंसाया। अच्छा, हम भी जैकेट में रखे और अपना मुस्कुरा करके जाने लगे। उसको लगा कि जितने लोगों का कैंसिल करते हैं सब यहाँ मुंह लटका के रोते हुए जाते हैं, ये क्यों हंसते जा रहा है। उसको चिढ़ हो गई, इधर इधर, हमने तुम्हारा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो। ने कहा मैडम, सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर होता है। हमें चक्कर में पड़ता है। कभी भी होने की जरूरत। अच्छा, एक श्रृंगार से वो छंद सुन लीजिए, आपको बहुत आनंद आए। श्रृंगार से एक श्रृंगार से हास्य नहीं होता। हर रस एक दूसरे के विरोधी रस हैं। जहाँ श्रृंगार होगा वहाँ हास्य नहीं होगा, जहाँ हास्य होगा वो श्रृंगार नहीं होगा, वीर रस होगा तो हास्य रस नहीं होगा। वो एक दूसरे के विरोधी रस हैं। नौ रस में हर रस अपने आप का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा रस उसमें नहीं आ सकता। दूसरा रस आएगा तो वो रसाभास हो जाएगा, रस का आभास होगा, वो रस नहीं होगा। लेकिन हमने श्रृंगार रस में जबरदस्ती हास्य रस निकालने की कोशिश की है। प्रयोग देखिएगा, आनंद लीजिएगा। एक सुंदर सी नायिका, एक खूबसूरत नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है। पूरा गांव जो है वो नायिका का अनुगामी हो जाता है। सुनिए कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरी और प्रकृत नायिका का अनुगामी हो गया कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा और हर रास्ता जनाब छेकने लगा। और पोखरे में पाँव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। ट्यूबवेल गांव एक चंद और सुनिए सर। आप सुन रहे हैं, अब हमारा मन बन गया है, तो अब मैं आपको पूरी रात सुनाऊंगा। हाँ, आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं और बड़े लोग हैं। बहुत दिनों के बाद हमको कभी सम्मेलन कम मिलते हैं, कम बुलाए जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा विद्वान हैं। तो आजकल के युग में विद्वानों की कोई कमी नहीं है, तो लोग बुलाते ही नहीं। जो बुलाते हैं तो अब सुन लीजिए, एक क्षण सुन लीजिए। देशभक्ति से हास्य, हालांकि ये भी विपरीत है, हो नहीं सकता। हमारे यहाँ अखबारों में ये लिखा जाता है, चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति। आप आज के किसी भी गंभीर समस्या को थोड़ा सा गंभीर होकर सोच दीजिए।
तो वहाँ हास्य की उत्पत्ति हो जाएगी। समस्या बहुत गंभीर है, थोड़ी सी और गंभीर होकर सोच जाइए। अखबार में हेडिंग लगा, चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए। अब गंभीरता से सोचिए, जिस चाइना की खुद की आंख खुद नहीं दिखाई देती, इतनी छोटी छोटी आंख, वो डोकलाम और सिक्किम के प्रति आंख गड़ाए हुए। ये राष्ट्रीय न्यूज है। चाइना का जो वीर, नेशनल राष्ट्रीय वीर, उसकी हाइट 4 फीट 3 इंच। इससे बड़ा कोई चाइनीज पैदा ही नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का दिख जाए तो समझिए अपने पूर्वज तीर्थ यात्रा पे चाइना गए हुए थे, कोई आ नहीं सकता। अब एक छंद आपको सुनाता हूँ, आप बड़े लोग हैं, देखिए। अच्छा, हम कहना भूल गए, थोड़ी ताली बजा दीजिए। आप एक छंद सुनिए और आनंद लीजिएगा। प्रयोग देखिए, 2 युग को एक युग में मिलाता हूं, त्रेता और कलयुग। बात सार्थक होगी, आप पकड़िएगा, जरूर पकड़िएगा, आपको आनंद आएगा। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी। आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, पीछे कवि कितने सावधान होकर सुन रहे हैं। डीएम साहब जैसे मनरेगा के मजदूर बैठे हों, मजदूरी खत्म होगी, लिफाफा लेके वापस जाएंगे। बाकी लोग भी पढ़ रहे थे, तो आप हमारी भूमिका कैमरे में देख लीजिएगा। मैं उन कविताओं पे ताली बजा रहा था जो कविताएं थी ही नहीं। और मैंने ताली बजाई ताकि दुनिया ये न कहे कि पीएचडी बैठा था और ताली न बजाया कल को टीवी। तो इसलिए सर मैं मजबूरी में बजाया ताकि समाज की इज्जत बची रहे। आप ये छंद सुनिए कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कत्थक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। हमारे संचालक जी कह रहे थे सेतु रामेश्वरम की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। जब आदमी भारत से बाहर जाता है तो व्यक्ति की पहचान ये नहीं होती कि वो किस जाति से, किस धर्म से, किस व्यवसाय से, किस संप्रदाय से आया है। वहाँ लोग यही जानते हैं कि ये उस देश का वासी है जिस देश में गंगा बहती है। हम वहाँ से आए हैं जो रामकृष्ण की धरती है। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ के इतिहास में ये लिखा गया हो कि किसी नारी की अस्मिता बचाने के लिए किसी गिद्ध ने किसी आतताई से युद्ध किया हो। ये केवल भारत की संस्कृति है कि एक आतताई से युद्ध के लिए गिद्ध भी लग जाता है। पुल बनाने का इतिहास सबसे बड़ा हमारा है। हमने पहले राम सेतु का निर्माण किया, उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट से लेकर के पूरे विश्व ने पुल बनाया। उसके पहले कहीं लिखा हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। एक छंद आपको सुनाता हूँ, मेरा मन कर गया है आपको सुनाने के लिए। हास्य तो नहीं है लेकिन प्रयोग देख के और मेरा मन रखने के लिए सुन लीजिएगा कि भारत कितना सहिष्णु है, हम कितना बर्दाश्त करते हैं। कि नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध, नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध, जहाँ निज शक्ति यथा करते हैं। नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध, जहाँ निज शक्ति यथा करते हैं। और सेतु बना कर के नल नील शुरू जहाँ सेतु प्रथा करते हैं। सेतु बना कर के नल नील शुरू जहाँ सेतु प्रथा करते हैं।
औषधि ला हनुमान जहाँ रघुवीर की दूर व्यथा करते हैं, और धन्य है भारत देश जहाँ पर काग भी राम कथा करते हैं। आदरणीय बैठिए, आपको एक प्यारा छंद सुनाते। सर, पुलिस चाहे औरैया की हो या हमारे बनारस की, पुलिस यदि मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे आप किसी तरह से सन्नद्ध हो करके गाड़ी चला रहे हैं। कोई नहीं मिला, हमारे बनारस में तांगा चलता है, तो एक तांगे वाले को यातायात पुलिस ने पकड़ा है और उसका चालान काट दिया। यातायात पुलिस ने कहा कि भाई हम पर तो कोई लागू नहीं होता नियम, दोनों की बातचीत है। साहित्य में इसे गुणभूत व्यंग कहते हैं। आज आनंद आएगा, कल परसों और आनंद आएगा जब इसका पूरा अर्थ समझ में आएगा। दोनों की बातचीत है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, नहीं कुछ गंभीर समस्या में है, मैं बैठे तो अग्रिम पंक्ति में है तो होंगे कोई बड़े आदमी ही, मतलब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चाल चलन लूर लक्षण अच्छे दिख नहीं रहे। मैं इतना बढ़िया कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं, जानते हैं मैं काशी गंगा किनारे रहता हूँ। हमारे काव्य पाठ में जो इस तरह की हरकतें करता है उसको बहुत बाद में नुकसान होते हैं, तो इसलिए मैं आपको सजग कर रहा हूँ कि मतलब आपको कोई दिक्कत न हो। बाकी कोई बात नहीं है, आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। हमारी आँख बचा के मेरी दृष्टि आप तक न पहुँचे, बस इतना क्षमा कीजिएगा। वो क्या है कि आदमी कथा वाच रहा है और आप उनके कान में जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका के बात में कह रहा है कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद चलो वहाँ मिलेंगे, तो ये बात अच्छी नहीं है। मैं क्या एक रचना सुना के जाने दें? हाँ, एक बहुत जल्दी एक छोटी सी 25 मिनट की रचना सुना के मैं क्या सुना रहा था? हाँ सुनिए आप छंद सुनिए कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा मेरा रूट पर मीटी बेढंगा है। यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा मेरा रूट पर मीटी बेढंगा है। यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट पर मीटी बेढंगा है, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। एक छोटा सा एक व्यंग और सुन लीजिए। हाँ, अरे तो आप तो कृपा करके जल्दी मान गए, नहीं तो बहुत लोग तो 4 बजे भोर में मानते हैं, तो बहुत आपका आभार कि आप मान गए, नहीं तो आप जब तक न मानते हम तब तक मनवाते, हम बिना मनवाए मानते नहीं, लेकिन आप मान गए तो बहुत कृपा है। एक छोटी सी रचना सुना देते हैं, फिर ताकि आदरणीय को भी सुनना है। आप सुन लीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सुनो। एक मेरी छोटी सी अंतिम रचना सुन लीजिए। जब अन्ना आंदोलन में, अच्छा सर देखिए, अभी जज साहब ने वो आदेश पारित किया है कुत्ते कि दिल्ली में कुत्ते यहाँ से हटा दिए जाएंगे। अब समझिए, कल्पना कीजिए उन कुत्तों का क्या होगा जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल हुए थे, जो बड़े बड़े नेता मंत्रियों के गाड़ी सूंघते हैं, उनका क्या होगा।
आखिर ही कहाँ जाएंगे। एक कुत्ता तो हमको फ़ोन करके कहा कि हमारे विषय में आवाज़ उठाइए। जज साहब ने कह दिया कि लाल किले तक जा करके कभी सम्मेलन सुने हैं, उतने संस्कारिक पवित्र कुत्ते कहाँ जाएंगे। वो कुत्ते दुखी होके कहे कि अब न भूखेंगे और न काटेंगे, न भूखेंगे न काट पाएंगे। जज साहब मिलाड, आखिर ये दिल्ली के कुत्ते कहाँ जाएंगे, चिंता का विषय है। अच्छा, पहले उतने नहीं थे, बाद में हमारे बिहार से भी कुछ चले गए। जब बिहार में शराबबंदी हो गई तो कुछ कुत्ते गाड़ी में भर के दिल्ली चले गए, तो वो सबकी चिंता है वहाँ। आप एक रचना सुन लीजिए। अन्ना आंदोलन में जब 60,000 लोग मैं हूं अन्ना की टोपी लगा के खड़े हो गए भ्रष्टाचार के विरोध में, हमारे गांव का एक पॉकेट मार भी चला गया था। हमने कहा दिल्ली पहुंच कैसे गए, जहां एक एक महीना जाने के लिए टिकट नहीं। कहा चुप रहिए पंडित जी, बिना मतलब के बोलते हैं। मैं भ्रष्टाचार के विरोध में गया था, 500 रुपये टीटी को दिया और आराम से एसी में सो करके दिल्ली पहुंच गए। जब ऐसे ऐसे लोग भ्रष्टाचार के विरोध में गए, 60,000 लोग खड़े हैं रामलीला मैदान में, मैं हूं अन्ना भ्रष्टाचार के विरोध में। जिस देश में 60,000 लोग भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हैं, वहां भ्रष्टाचार कर कौन रहा है। तब इस कविता का जन्म हुआ। बस इसी तरह से सुन लीजिएगा कि आर्यावर्त भारतवर्ष में अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज़्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं। चूंकि मलयत समीर शस्य श्यामला भारत भूमि दक्ष है, इसलिए छोटे छोटे बड़े बाबुओं के आंगन में घोटालों का उपवन और बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले कारनामों का कल्प वृक्ष है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सारे दल छहाते हैं। देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सारे दल छहाते हैं, देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। यहाँ से सुनिएगा कि एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। आत्मा का संस्कार। आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी आत्मा नहीं मरती आप भ्रष्ट नहीं हो सकते। भ्रष्ट होने के लिए आत्मा का मरना बहुत जरूरी है। एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। नैतिकता का पूरी ईमानदारी के साथ श्राद्ध करने के बाद दलाली और बेईमानी का आचरण अपनाइए। धीरे धीरे भ्रष्ट तत्व खून में बढ़ने लगेंगे, सदाचार संक्षिप्त हो जाएगा। फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। पूत के पांव पालने में हिलेंगे, सोचेगा अधिक माल कहाँ मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्भस्थ शिशु को बाप रोज सुनाता है काले कारनामों के किस्से। घोटालों की जेवर से लदी हुई माँ सुनाती है रिश्वतखोरी की लोरी। बाप तिहाड़ गमन करता है और बेटा भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि सारे आरोपों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। बड़ा होने दे माँ, मैं भी संसद में जाऊंगा। सारे आरोपों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। बड़ा होने दे माँ, मैं भी संसद में जाऊंगा। और वही नौजवान किसी दिन किसी हम उम्र नौजवान को फटे हाल फुटपाथ पे देखने के बाद 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से
स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं। 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं। विदा कीजिएगा कि घोटालों का दाग किसी नेता और मंत्री के दामन पे नहीं लगता, ये दाग लगता है उत्तुंग हिमालय के मस्तक पे, बलिदानियों के बलिदान पे, तिरंगे की शान पे। भ्रष्टाचार का दाग लगता है पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे